अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? भाई जून आ चुका है। मुझे तो यकीन नहीं आता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत जून नहीं देखा भाई। बहुत बेहतर है भाई, ये बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। मैं कराची वालों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर का जो मौसम है वो आपने देखा है कि कुछ रोज पहले भी अच्छा था। बारिश कैसे घन गरज के साथ हुई, और आज भी कदरे मौसम, मतलब कि ड्राइव आप कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। बादल आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। सो अच्छा है, बेहतर है। मतलब जून में कभी हमने सारी जिंदगी इस तरह का मौसम कम एक्सपीरियंस किया है। अच्छा जी जनाब, तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। आज एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। शायद बहुत सारे लोग आप में से मेरे साथ डिसएग्री करें, मेरी बात से मुत्तफिक ना हो। इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर इत्तफाक ही किया जाए, कहीं कहीं डिसएग्री किया जा सकता है। लेकिन हर एक का अपना तजुर्बा होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने एक जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और कहीं ना कहीं मेरे बचपन में भी ये मेरे साथ हुआ, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। माँ बाप जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों से ना बड़ा प्यार करते हैं। वो उनको बता के रखना चाहते हैं कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम में कोई खामी नहीं है, तुम में क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं, तुम हीरो हो, तुम सबसे बढ़कर हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, तुम सबसे बहादुर हो, तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये हमारा प्यार होता है हमारी औलाद के साथ। मैं भी अपनी बच्ची को, क्योंकि वो बहुत छोटी है, इस तरह से बोलती हूँ कि सेलिना तो मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। और मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही बोला हमेशा कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो, सबसे अच्छी हो। लेकिन हम इस फ्रेजिंग में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है अब वो ग्रो कर रहा है, अब वो बड़ा हो रहा है, अब वो स्कूल गोइंग हो रहा है, अब वो कॉलेज जा रहा है। जहाँ पर दूसरे लोगों की, यानी कि जिस नटशेल में वो बच्चा हमेशा रहा है, अब वो उससे बाहर कदम रख रहा है और जो बाहरी दुनिया है उनके एक्सपीरियंसेस ले रहा है। और वहाँ पे उसको बहुत अच्छे या बुरे क्रिटिक्स मिल सकते हैं, उस बच्चे पर तनकीद भी हो सकती है। आपने नोट किया क्यों डिप्रेशन हमारे बच्चों में आ रहा है, क्यों एंजाइटी, क्यों स्ट्रेस आ रही है? क्योंकि हमने उनको उसी नटशेल में रखा हुआ है, अपनी मोहब्बत में रखा हुआ है। उनकी बुरी चीज़ को भी कभी हमने बुरा नहीं कहा। जब उनसे कभी गलती भी हो जाती है तो हमने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया, तुम्हें आइंदा ऐसा नहीं करना। हम उसकी हर गलतियों पर पर्दा डालते हैं, हम उसके फेलियर्स को भी छुपाते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर कदम रखता है तो उन चीज़ों को बर्दाश्त करना मेरे ख्याल से ग्रोइंग एज में बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं अब बड़े मज़े के मेरी अम्मा हमेशा मुझे कहा करती थी कि तुम बड़ी सबसे प्यारी हो, मेरी कज़न्स भी और ये वो। मुझे कहा मैं वाकई बड़ी खूबसूरत हूँ। तो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रही हूँ। बात क्या हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, हमारा फेयरवेल था, तो वहाँ पे कुछ सेशेस और कुछ अवार्ड्स दिए गए स्टूडेंट्स को। तो एक ऐसा वो रिवॉर्ड था, या एक वो ऐसा था कि वो मुझे नहीं मिला, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे ही मिलेगा, ये टाइटल। जब वो मुझे टाइटल नहीं मिला, ये बात मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुई, ये बात मुझे आज रियलाइज़ होती है। तो मैं बहुत डिसहार्टेड हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था, मुझे ऐसा यकीन था कि ये तो मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने बचपन से सुना हुआ था, हमेशा कज़न से, अम्मा अब्बा से, स्कूल में, एवरी टाइम। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब की फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, और जब वो आपको चीज़ नहीं मिलती तो आपको थोड़ा सा धचका लगता है। अच्छा, ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि हमें जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है उससे अपने बच्चों को गुजारना चाहिए, मोहब्बत से, प्यार से। उन पर हमें उनको बताना चाहिए सही गलत, उनकी तनकीद करनी चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा जी, माँ को हमेशा जो है ना वो इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि माँ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि माँ की तरबियत जो है वो ही एक इंसान को एक अच्छे माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाएगी, माँ की तरबियत। लेकिन मैं आज यहाँ पे एक बात बोलूँगा, जितने भी मर्द हजरात सुन रहे हैं, कि इसमें बाप का, मर्दों का भी बड़ा रोल है। आप वन फाइन डे कह देते हैं कि भाई माँ की तरबियत ख़राब थी, लेकिन जब माँ की तरबियत करने का वक्त था तो उसने वो सारा वक्त उन घर के कामों में लगा दिया
जो उसकी जिम्मेदारी तो थी, लेकिन तरबियत के अलावा शायद उसने सब कुछ कर दिया। तो पेरेंट्स, वालिदैन, इकट्ठा वर्ड यूज़ किया गया है, दोनों का बहुत अमल दखल है। और जब दोनों का अमल दखल होता है तो जो हमारा जो माशरा है वो जेम्स पैदा करता है, ऐसे लोग पैदा करते, ऐसे फ़र्द पैदा करते हैं जिनका हमेशा नाम होता है। और आपने देखा होगा कि छोटे इलाकों के लोग हमेशा बहुत बड़ा नाम पैदा कर जाते हैं। इसी तरह भी हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका मैं जिक्र करती चलूँ, शोएब अख्तर। भाई वर्ल्ड क्लास बॉलर, उनको कौन नहीं जानता, मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, हम सब उनके बड़े फ़ैन हैं। बड़ी चर्चा हुई जनाब सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिनों, थोड़े दिन पहले, जब उन्होंने फ़हद मुस्तफ़ा साहब को एक चैलेंज किया। ट्विटर पर ये सारी बहस हो रही थी, बातें हो रही थी। तो शोएब अख्तर ने फ़हद मुस्तफ़ा को ये चैलेंज किया कि जनाब आपको मैं कुछ 6 गेंदें करवाऊँगा और आपने मेरी अगर बॉल्स पे, यानी कि अगर आप अच्छा प्ले कर गए तो मैं आपको मोटरसाइकिल दूंगा, जैसे कि उनके गेम शो में होता है कि वो हर एक को वो करते हैं। तो ये चैलेंज में फ़हद मुस्तफ़ा तो उन्होंने मतलब कि ज़रा खामोश दिखाई दिए, लेकिन भाई वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक मुआविन खुसूसी हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो मैदान में कूद पड़े और उन्होंने कहा भाई शोएब अख्तर साहब को कि ये चैलेंज मैं कबूल करता हूँ। और भाई जुल्फ़ी बुखारी की ट्वीट का जवाब देते हुए शोएब अख्तर ने बोला कि देखें भाई यहाँ पर तो एक और चैलेंजर आ गया, खैरियत है? तो भाई जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि जी हाँ सब खैरियत है, मैं संजीदा हूँ, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी हर गेंद को मिस करूँगा और उसके बदले में जो मुझे मोटरसाइकिल इनाम में मिलेगी उसको मैं अतिया कर दूंगा, किसी को इमदाद कर दूंगा। फिर जनाब शोएब अख्तर ने कहा कि भाई ये मामला तो ज़रा संजीदा होता दिखाई दे रहा है, आपको मैं हर गेंद पर एक मोटरसाइकिल दूंगा। शोएब अख्तर अब जुल्फ़ी बुखारी से मुखातब होकर उनको ट्वीट के जवाब में कह रहे हैं कि मैं आपको हर गेंद पर एक बाइक दूंगा, लेकिन बदले में चैलेंज ये है कि आपके बल्ले से मेरी हर बॉल छू के गुजरनी चाहिए। तो भाई जहां पर दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन शोएब अख्तर की बॉल को देखकर अभी कपकपा ही जाते थे, वहां पर जुल्फ़ी बुखारी के लिए मेरे ख्याल से कि ये चैलेंज काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट भाई बेस्ट विशेस, देखते हैं क्या होता है। जनाब ये तो बात हुई शोएब अख्तर की, जुल्फ़ी बुखारी की, फ़हद मुस्तफ़ा की। अब ज़रा हम आपको बताएं कि भाई हाँ जी, जो बिजली है वो अब उसने कितना सता कर रख दिया है लोगों को, आवाम को। लाहौर में भी लोड शेडिंग, चाहे मौसम अच्छा है भाई लाहौर में, पंजाब में, लेकिन जो बिजली की बंदिश है, क्योंकि बारिश, तूफ़ान, आंधी का ज़रा मौसम है, जैसे ही आंधी आती है फ़ौरन से पहले भाई बिजली गायब हो जाती है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब एक और ख़बर आ रही है भाई बच्चों के इम्तहानात से मुतलिक, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे में घर के कामकाज निकालना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और ख़ासकर ये जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करी, कराची से ख़बर है, क्योंकि कराची में जो बिजली की जो बंदिश का मामला है वो अब संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। के इलेक्ट्रिक को ताहाल बिजली की जो मसाइल है उसको 10 दिनों में हल करने की अब मोहलत दे दी गई है। और जो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हैं हमाद अज़हर साहब, उन्होंने जो है वो कराची को बिजली फराहम करने वाली जो कंपनी है के इलेक्ट्रिक वॉल्नो, उसको उन्होंने जनाब 10 डेज़ की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर ये जो लोड शेडिंग है, जो संजीदा मसाइल है, इनको जनाब हल होना चाहिए। इजलास हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में, यह आला सतह का इजलास हुआ है। इस इजलास में किस किस ने शिरकत की है मैं आपको बताती हूँ जनाब। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, वफाकी वज़ीर थे जिन्होंने ये मोहलत दी है, वफाकी सेक्रेटरी तवानाई थे, वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना ने भी शिरकत की है। तो देखते हैं कि भाई ये बिजली की जो बंदिश का मामला है ये आखिर कब हल होता है, क्योंकि कराची में हम सब लोगों को पता है कि भाई बहुत टका के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो आफत की गर्मी पड़ रही है। तो वाकई बड़ा मुश्किल ऐसी सूरत हाल में हो जाएगा। सो आई होप सो कि ये जो 10 डेज़ का टाइम दिया गया के इलेक्ट्रिक को, इसमें वाकई ही कराची वाले सुख का सांस ले और के इलेक्ट्रिक ज़रा हरकत में आए और जो है बिजली की बंदिश का मामला जो है वो जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। और इसके साथ साथ ज़रा लाहौर में भी सर तवज्जो दीजिएगा ताकि जो लाहौर की बंदिश है बिजली की वो भी ज़रा कम हो। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने बात की थी कि एक तो लोड शेडिंग का मामला है, ऊपर से जो ख़बरें आ रही हैं तालीमी इदारों की जानिब से वो ये आ रही है कि भाई अब स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि डेट सामने आ चुकी है इम्तहानात की। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए अब आप इसको अच्छी खबर समझें या अब आप इसको बुरी खबर समझें, ये भाई आप पर है। 10 जुलाई के बाद जनाब इम्तहानात होंगे, लेकिन इसमें साथ साथ न्यूज़ ये भी आ रही है, जो अच्छी खबर है या अगेन इसको बुरी खबर है स्टूडेंट्स जनाब, ये आप पर है कि आप इसको कैसे लेंगे,
खबर यह है कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही पेपर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम जनाब जो शफकत महमूद साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि रवा साल इम्तिहानात होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस साल इम्तिहानात ना हो। तो भाई बच्चों लोग तैयारी पकड़ लो, कोई इस टाइम कंसेशन नहीं मिलनी है, कोई मामला नहीं आएगा। बहुत छुट्टी इंजॉय कर ली, अब ज़रा पढ़ने का वक्त आ चुका है। ये भी हम आपको बताएं कि जनाब सिर्फ 9वीं और 10वीं के जो 4 मज़ामीन हैं उनके इम्तिहानात होंगे, जबकि जो 11वीं और 12वीं जमात है उनके इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 24 जून की बजाय 10 जुलाई से के आसपास की डेट बताई जा रही है कि तब जनाब ये इम्तिहानात होंगे। और देखते हैं भाई, बच्चों को टाइम भी मिल गया, मुनासिब टाइम मिल गया है, तो आप लोग भाई तैयारी कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत कुछ होगा हमारे शो में, ये तो भी हमने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं जनाब। हम आपको एक बड़े मज़े की मंज़र दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत मंज़र है और रिसेंटली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं सलीना को, जहाँ पे मेरा घर है उसके पास ही सोसाइटी में ही, सोसाइटी के बिल्कुल बाहर टच करता है ज़ू, तो सफारी है, उसको बंद किया गया था बड़े अरसे से, बड़ी देर से। अब सलीना इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, उसको एनिमल्स बहुत पसंद है। तो मैं रात को अपने गेट से मेन गेट से जब एंटर हो रही थी तो सामने नेट जाली लगी हुई है प्रॉपर, बहुत बड़ी और बड़ा ही खूबसूरत सफ़ेद से भूरे रंग का एक बब्बर शेर, भी नहीं बब्बर शेर, और इतना खूबसूरत था। मैंने बड़ा एंजॉय किया, बड़े अरसे के बाद मैंने देखा। और शेर की क्या जनाब दहशत होती है, तो सलीना ने देख के बड़ा एंजॉय किया और बड़े ज़बरदस्त उसके एक्सप्रेशन थे। तो जब मेरी बच्ची ने एंजॉय किया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो इसी के साथ लाहौर के चिड़ियाघर में भी आपको लेके जाएंगे। एक छोटी सी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है जो मैंने आपको दिखानी है ज़ू की, लाहौर ज़ू की, तो वो देखेंगे वीडियो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि लाहौर के चिड़ियाघर की आपको सैर करवाएंगे, और सैर क्यों ना करवाएं जनाब, लाहौर का मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है, अच्छा हो चुका है। और बच्चों का जनाब चूँकि इतने बोर हो चुके थे, लॉकडाउन और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो बिल आखिर बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अब वो चिड़ियाघर का रुख कर सकते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क्स भी खुल चुके हैं, या कोई भी तफरीही जो मकामात हैं SOPs के साथ वहाँ पर हल्की फुल्की एक्टिविटी जारी है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सीधा आपको जनाब लाहौर के चिड़ियाघर ले चलते हैं, जहाँ पर हमारी जो न्यूज़ रिपोर्टर है मायरा हाशमी, वो हमें बताएंगे कि लाहौर के चिड़ियाघर में जो रीछ का बच्चा है वो कैसे सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मायरा बताइएगा भाई, क्या मंजर है यहाँ पर चिड़ियाघर में, और मौसम के हवाले से भी जनाब ज़रूर हमें एक नज़ारा करवाइएगा। नबीहा, जैसे कि आप इस वक्त देख रही है कि मौसम के मिजाज जो है वो इंतहाई हसीन हो चुके हैं, और दूसरी जानिब चिड़ियाघर की जो पाबंदियां ख़त्म हुई है उसके बाद तमाम तर रौनकें जो है वो भी अब बहाल हो चुकी है। चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो ये ऐसी तफरीगाह है जो लाहौर की मरूफ तरीन तफरीगाहों में इसका शुमार किया जाता है, और लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में, बच्चे हो या बड़े हो, तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आते हैं। और अभी तकरीबन 2 रोज़ पहले यहाँ पर रीछ का बच्चा भी आया है, और ये नया मेहमान तमाम लोगों की तवज्जो का काफ़ी ज़्यादा मरकज़ बन चुका है। लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो रीछ के पिंजरे के बाहर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह पहले काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाघर की रौनकें जो है वो मांद पड़ चुकी थी। पहले सूजी की डेथ हुई, उसके बाद काफ़ी जानवर जो है वक्फे के बाद जो है वो मरते चले जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह नन्हे मेहमानों की आमद आना शुरू हो गई है, चिड़ियाघर दोबारा से जिस तरह पहले इसकी रंगीनियाँ देखी जाती थी उसी तरह देखी जा रही है। फैमिलीज़ अब भी जिस तरह मौसम हसीन हुआ है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रही है, और मैं भी अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करूंगी, क्योंकि यहाँ शेर है वो काफ़ी ज़्यादा धारते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मायरा, ये बड़ी ज्यादती होगी भाई, मैं आपको देख रही हूँ आप एक ही जगह पर है, मुझे पूरे चिड़ियाघर की सैर करनी है भाई। ये क्या बात हुई, मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और आप बस एक ही जगह पे मुझे दिखा रही हैं। मुझे सैर करवाएं चिड़ियाघर की, मुझे दिखाएं यहाँ पे और कौन कौन सा जानवर है, ताकि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और जिनके अम्मा पापा नहीं लेके जा रहे हैं जनाब, उनको तो कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो जरा थोड़ा सा चक्कर भी एक लगाएंगे आपसे। मुझे ये बताएं कि मौसम यहाँ पे कितना अच्छा है, रश कितना है?
नबिया, अभी तो तकरीबन अभी सुबह का वक्त है, तो फैमिलीज जो है वो आना शुरू हो गई है, लेकिन आप मुझे देखकर यकीनन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगी, क्योंकि अभी अगर मेरा कैमरामैन आसिफ खान आपको दिखाए, मैं अभी मोंकी के पिंजरे के बाहर मौजूद हूँ और मोंकी भी यहाँ पर हथखेलियाँ खेला है तमाम दूसरे बंदरों के साथ और काफ़ी ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। यहाँ पर बड़े हो या बच्चे हो, वो काफ़ी ज़्यादा पहले परेशान थे, लॉकडाउन था और ये नन्हे जितने भी जानवर हैं वो इस वजह से भी परेशान थे कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोर हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अब पाबंदियाँ ख़त्म होती जा रही है, लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए शेर के पिंजरे की और बात की जाए मोंकी के पिंजरे की, तो अगर मेरा अगर आप हमें शेर के पिंजरे के पास लेके जाएंगी मायरा, मुझे शेर देखना है, मुझे जरा शेर दिखाइएगा, शेर और उसकी शेर इस वक्त अगर मैं नबिया आपको बताऊं तो शेर इस वक्त मुकम्मल तौर पर आराम कर रहे होंगे। अभी जिस तरह मैं मोंकी के पिंजरे के बाहर मौजूद हूँ, आपको मैं शेर के पिंजरे के बाद बाहर जो है अंदर भी लेके जाऊंगी, लेकिन बाहर से ही हम लोग देखेंगे, आपको पता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो जानों का काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है, इसीलिए मैं इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकती। यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और ये एंट्रेंस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अभी सुबह होते ही यहाँ पर काफ़ी लोग जो है उनकी भरमार हो की है। तो जिस तरह उनकी खुशियां पहले वो लोग यहाँ पर आकर देखते थे, यकीनन अब दोबारा से काफी ज्यादा होंगे और अपने अपने मनपसंद जानवर जो है वो भी देखकर खूब महसूस होंगे। जैसे कि आप खुद भी जानती है कि लाहौर ये मेहमान नवाज और इसके साथ साथ चटपटे पकवानों के बड़े ज्यादा बिल्कुल। अच्छा, यानी कि मायरा, जैसा कि आपने बताया कि अभी सुबह का टाइम है तो अभी जरा रश कम है, जैसे ही दिन बढ़ेगा आगे और चूंकि मौसम भी अच्छा है तो रश भी बढ़ेगा। तो अगर बेस्ट टाइम है जाने का जू और अगर कोई फैमिलीज प्लान कर रही है लाहौर की, तो वो सुबह सुबह यानी कि इस टाइम अपना पिकनिक का सामान तैयार करें और जू का रुख कर लें, क्योंकि रश कम मिलेगा। बिल्कुल, रश बहुत ज़्यादा कम मिलेगा और आप ये भी जानती है कि इसे मॉडर्न चिड़ियाघर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी जानवर हैं अब वो दोस्त बन चुके हैं और जब भी कोई शहरी चिड़ियाघर में आता है ये तमाम जानवर उन्हें देखकर खासे खुश हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो चुके थे और तन्हाई का शिकार अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यहाँ पर अब जिस तरह फैमिलीज आ रही है वो घरों से काफ़ी ज़्यादा चटपटे पकवान जो है वो बनाकर लेकर आ रही है, ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा लाहौर के कम नजर आ रहे हैं मुझे और ज्यादा इस्लामाबाद और पेशावर के लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, ताकि वो इन लम्हात को जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन में कैद कर सके। सेल्फियां भी ले रहे हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए लाहौरियों की, तो लाहौरिया आपको पता इतनी सुबह सवेरे जो है वो उठते नहीं है, तो जो लोग रात को सफर करके आए हैं उन्होंने सबसे पहले रुख जो है वो चिड़ियाघर का किया है और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में पठान भाई जो है वो लोग आए हुए हैं। उनसे भी हम लोग बात मैं आपकी करवाती हूँ और इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि इन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। आप मुझे बताइएगा कहाँ से आए आप? मैं पेशावर से आया। अच्छा, पेशावर से आए हैं। मौसम के मिजाज आप देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मौसम तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और जानवर भी मैंने किस्म किस्म के जानवर हमने देख लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताए मायरा, इनसे अगर इनसे कहीं कुछ गुनगुना दे, मौसम अच्छा है, चिड़ियाघर की सैर हो रही है, अगर ये कुछ गुनगुनाए ना पसंद करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा शरारती लग रहे हैं। जब आप बच्चे होंगे तो यकीनन चिड़ियाघर में आके धूम मचा देते होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई गाना शाना आता है? नहीं, गाना शाना तो कोई मुझे नहीं आता है और ये दोस्त मेरे साथ आए वो उसको आता है, मगर वो शर्म उनके आता है। पश्तो में आता है? जी, पश्तो में भी नहीं आता है मुझे। अच्छा, सुना दो। नहीं, पाक सरजमीन भी मैंने आता है? नहीं आता, मगर अभी चलें ठीक है ठीक है, लाइनें सुना दे यार, आप पाकिस्तानी हैं। पाक सरजमीन शादुबाद, केशवर यासीन शादुबाद, मरकज़ यकीन शादुबाद। अच्छा, इतने मायूस क्यों लग रहे हो इतने सुबह सवेरे में? यहाँ पर जो लड़की आई है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर खुश सुबह सवेरे लाल कपड़ों में लाल जोड़े पहनकर यहाँ पर आई हैं, कैसा एंजॉय कर रही है? बहुत अच्छा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे एंजॉय किया जा रहा है? बहुत अच्छा मौसम है, तो हम एंजॉय करें। अभी हम इंटर हुए हैं तो ये कि आगे चल के देखेंगे। मेरा बेटा जो है छोटा वो उधर शॉपिंग कर रहा है। अच्छा, बच्चा शॉपिंग कर रहा है और माएँ जो होती है वो बड़ा ज़्यादा सुबह सवेरे ही ये कह देती है कि आज घर पे खाना नहीं बनेगा और जिस तरह का मौसम हो गया उसने तो अपनी और बेईमान बना दिया होगा। जी बिल्कुल, आज तो वाकई बाहर ही आउटिंग है, कहीं आए हुए हैं तो बाहर ही खाने का मूड है कुछ।
तो क्या खाना है आज बाहर से? घर में मुझे एक्चुअली कुकिंग का बहुत शौक है। मेरा एक्चुअली कुकिंग चैनल भी है, कुकिंग फैशन के नाम से। तो मैं अभी वो भी लाइव चल रहा है मेरा प्रोग्राम। मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ, उधर यूट्यूब पे चैनल। गाना आता है कोई गाना मौसम की मुनासिबत से? मौसम है तो कोई गाना? इतना मुझे कोई शौक नहीं है गाने सुनने का, बस कभी कहीं आगे पीछे से सुन लेती हूँ, लेकिन कोई सिंगिंग का शौक नहीं है मुझे। मायरा थैंक यू। मायरा, आपने हमें अपडेट किया, पूरा जू की आपने हमें सैर कराई, मौसम आपने हमें दिखाया, मौसम कितना अच्छा है। और अभी जो लोग हैं वो भी तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं। जनाब, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आप भी ज़रा छोटी सी ब्रेक लें। अगर नाश्ता आपने रखा हुआ है किचन पर तो वो लेकर आएँ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं जनाब पाकिस्तान की उन पहली खातून से जो कि पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर होने का एजाज़ रखती हैं। बहुत सारी बातें हम जानेंगे जनाब हुरिया इस्मत से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौटते हैं।
क्या कमाल आपने जनाब। और तमाम लोगों को हम बताएं कि जो हुरिया हैं ये पाकिस्तान की पहली खातून जो हैं ड्रम प्लेयर हैं, ढोल प्लेयर है, और ये इनको एजाज़ हासिल है। और इसके साथ साथ रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी आपको मिला 23 मार्च की जनाब, जो परेड हुई अभी, आपको पता है कि कितना बड़ा इवेंट होता है, और उसमें जनाब हुरिया ने तकरीबन 100 जो ड्रम प्लेयर्स हैं, जो ढोल बजाने वाले हैं, उनको ये लीड इन्होंने किया है। खातून होने के साथ साथ इन्होंने जनाब मर्दों को जो है वो लीड किया। बड़ी ज़बरदस्त बात है हुरिया। थोड़ा सा हमें बताइएगा ज़रा कैसे आना हुआ, मर्दों की फील्ड है, ढोल की थाप पर सबको आप नचा देती हैं। Exactly. तो कैसे एंट्री हुई जनाब? अच्छा, पहले तो ये पता ही नहीं था ना कि कोई मर्दों वाला काम कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि बचपन से ही भाई एक है और एक मैं हूँ। हाँ। तो जो भाई ने जैसा किया, टॉम बॉय टाइप थी या एग्जैक्टली बचपन से ही। हाँ, तो वो पता नहीं चला, शॉर्टकट था, जरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में दिलचस्पी। एग्जैक्टली जैसे बचपन में भाई के साथ क्रिकेट खेला करती थी। फिर प्रोविजन लेवल पे मैंने बास्केटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, फिर साइकिलिंग की। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो थी वो लाइफ में सारा साथ में ही रही। तो वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कुछ ऐसा कुछ लड़कों वाला या मर्दाना टाइप काम है। कब सोचा कि भाई बाकायदा इसकी कोई ट्रेनिंग या सीखा होगा? ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप उसको वो कर रही हैं। तो कैसे जो है वो जर्नी को आगे बढ़ाया? प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से ली और कब फैसला किया कि भाई अब तो ये करना है? अच्छा, फैसला कोई नहीं किया कभी भी। सोचा नहीं था फ्रॉम द फर्स्ट डे, बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं किया, कुछ नहीं सोचा था। बस गो विद द फ्लो चलती रही। और जब अकेली रह गई अपनी इससे लाइफ पहले में, क्या कर रही थी आप? इससे पहले पढ़ रही थी और पढ़ के जॉब वगैरह कोई ऐसा नथिंग, कुछ अकेली रह गई? क्या मतलब? मेरे बिल्कुल जो करीबी मेरे कुछ लोग जिनकी डेथ्स हुई, 1.5 साल में मैंने 3 डेथ्स देखी। सबसे पहले मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद मेरे बेटे की डेथ हुई, और फिर 5 मंथ्स के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जिनकी वजह से मैं अकेली रह गई। मैं अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। और ये एक ही साल में ये तीनों इंसिडेंट हुए? ये 1.5 साल के अंदर मैंने सारी डेथ्स देखी। ये तस्वीर हम देख सकते हैं इसकी। यार दिस इज द वन, ओ माय गॉड, ये कहाँ से ढूंढी है? डोंट टेल मी। वो देखिए नीचे ऑन खड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पे मेरी टांग के पास। आपका बेटा? मेरा बेटा कितने साल का? ऑन अली ही वाज 1 year 3 months and 20 days old। यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल का है। 1.5 साल का नहीं हुआ तकरीबन 13 माह का। 3 months and 20। लेकिन ये यहाँ पर डेथ की मैं आपको एज बता रही हूँ। यहाँ पे इसके आप समझ लें कुछ ऐसे 25 days 26 days पहले की ये फोटो है। कार्निवल था, तो हम वहाँ पे गए और वहाँ पे वो जैसे बच्चों को करेक्टर्स बने हुए थे, हर करेक्टर के पास ले जाके फोटो खींचते हैं और सब। तो वहाँ एक ढोल वाला बैठा हुआ था। ये ढोल मेरा नहीं है। अच्छा, अभी आपने बाकायदा इसकी नहीं, मुझे मैं जानती भी नहीं थी ढोल को कौन है वो। मतलब मेरी से तो दोस्ती तो भी नहीं था। नहीं, मुझे पता भी नहीं था। टोटली कोइंसिडेंट की फोटो। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता था ये कौन है। अच्छा। तो जब हम लोग वो ऑन चलता हुआ ढोल के पास चला गया और उसने ऐसे हाथ लगाना शुरू कर दिया ढोल को। तो अब मैं उसको तो नहीं पहना सकती थी ढोल, तो मैंने ढोल वाले से कहा कि इसको मैं पहन के देख लूँ। कहता बाजी पहन ले। अच्छा। मैंने उठा के उसको पहना और मैंने भाई को बोला कि फ़ोटो खींचो। अच्छा। जब उसने क्लिक किया तो ऑन उतनी देर में, आपको पता है बच्चों की मुश्किलों से कोई तस्वीर आती है, तो वो ऑन उतनी देर में टर्न हो गया पीछे को और उसका फेस नहीं वहाँ पे आया और मैंने ढोल पहना हुआ था, मेरी तस्वीर खींच गई। उसकी डेथ के बाद ये मेरे पास मोस्ट रिसेंट फोटो थी, ये आखिरी तस्वीर थी उसकी। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजरता डेथ हो गई। यार उसको चोकिंग हो गई थी सोते हुए। बच्चे जब दूध पीते हैं तो आपको पता है अक्सर वो वॉमिट आउट कर देते हैं अगर नींद में होते हैं, लेकिन चूंकि वो सीधा था तो वो वॉमिट को डिलीवर नहीं कर सका, तो वो वापस उसके लंग्स में चली गई। उनकी डेथ का आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसकी डेथ से और आपके ढोल की इस जर्नी तक या इसको अपना प्रोफेशन बनाने का जो ये लिंक आपने क्या, ये तस्वीर दिखाएगा अगर एक बार? अच्छा, वो तस्वीर ये लिंक कैसे बनता है? यार वो लिंक इस तरह से बना कि ये उसकी मोस्ट रीसेंट फोटो थी मेरे पास। अच्छा। तो मैं इसी को ही देखती रहती थी इसको ही देखती थी, इसी को हर वक्त मैं देखती रहती थी। इसमें क्लियर भी नहीं है, उसमें वो नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि उसका बड़ा होते का ये मेरे पास लास्ट फोटो था, अभी इसने रिसेंटली चलना शुरू किया था। तो मैं उसको जब इतना वो कहीं मेरे ना बैक ऑफ माइंड में ये ना ढोल बैठ गया, वो तस्वीर को देख के वो उसके पास गया, उसने उसको छुआ और ये तस्वीर आई, तो वो मेरे अंदर वो ना ढोल बैठ गया। तो क्या वो तस्वीर को देख के डिप्रेशन वाला फेज था, मुश्किल फेज था? वो तो ऑब्वियसली डिप्रेशन वाला फेज होता है आपका जब आप सडनली इतना कुछ देखते हैं और फिर अकेले रह जाते हैं, और अकेले उन लोगों से रह जाते हैं जो आपके साथ होते हैं, बाजू पे सोते हैं। एंड ऑन वाज योर ओनली चाइल्ड? यस, एट दैट टाइम ही वाज माय ओनली चाइल्ड एंड there was a very tough time for me
इवन एक्सप्लेन मी, आई एम ओके। अच्छा तो अच्छा मेरी बर्थडे आई, ही लेफ्ट मी इन फरवरी और मेरी सितंबर में बर्थडे आती है, तो भाई